हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 248 पे, वहां तक बात हुई थी रेजिडरी पावर, और आपसे कहा गया था कि आप कोई भी काम कितने भी परफेक्टली कर लो, क्योंकि चूंकि मानव की क्षमता ही सीमित है, मानव का विजन सीमित है, वो ईश्वर नहीं है, तीनों कालों का ज्ञाता नहीं है, इसलिए सब कुछ नहीं सोच सकता, सब कुछ उसकी जानकारी में ही नहीं है, तो सब कुछ सोचा नहीं जा सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय अडॉप्ट किया उस समय जितने विषय अवेलेबल हो सकते थे, जितने सोच और समझे जा सकते थे, जितने ह्यूमन एक्सपीरियंस से समझ में आ रहे थे कि ये विधायन के विषय हो सकते हैं, वो सारे के सारे कहां मर्ज कर दिए तीनों लिस्टों में। लेकिन चूंकि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है कि सब परसेप्शन, ह्यूमन परसेप्शन ये परफेक्ट नहीं हो सकता, आदमी की संकल्पना में सारी चीजें नहीं आ सकती, इसलिए माना गया कि भविष्य में ऐसी दशा आ सकती है, ऐसी स्थिति आ सकती है जब कुछ ऐसे विधायन के विषय सामने आए जिन्हें तीनों लिस्टों में कहीं स्थान नहीं मिला। तो ऐसे विषयों पर जब विधायन की आवश्यकता होगी तब उस विधायन को करने के लिए कौन सी लेजिस्लेचर समर्थ हो, इस पर सोच शुरू हुई, और इस सोच में से अवशिष्ट शक्तियों का विचार यह आया है। और आपको बताया गया था कि फिर दूसरा विचार यह शुरू हुआ कि अगर आखिर फेडरल व्यवस्था में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये दी किसे जाए, स्टेट को दी जाए या केंद्र को दी जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब यह नहीं है कि स्टेट को हमें शक्तिहीन बनाना है। तो इसलिए फिर विचार करना होगा कि आखिर जो रेजिडरी पावर्स ये सेंटर के साथ जानी चाहिए या स्टेट के साथ। तो जवाहरलाल नेहरू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा की संघ की शक्तियों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। यह भी खूब पूछा जाता है प्री में कि संघ की शक्तियों से संबंधित जो समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था। यद्यपि ये इतिहास की बात है और जीएस से भी संबंधित है, इसलिए हमें कभी भी याद नहीं रही, मतलब इतना तो याद रहा, लेकिन बहुत जीएस और इतिहास हमारा अच्छा नहीं है। लेकिन जो हमारा अच्छा नहीं वो आपका भी ना हो, ये कोई ठीक बात नहीं है, आपका अच्छा होना ही चाहिए। लेकिन हां, ये एक बहुत जनरल बात है कि नेहरू ये संघ की शक्तियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे, इनका यह विचार था और ठीक था कि जो नए विषय पैदा होंगे वे एक स्टेट के भीतर विधायन की आवश्यकता इसे भी निर्मित कर सकते हैं, और वे विधायन की ऐसी जरूरत को भी निर्मित कर सकते हैं जिसके आधार पर विधायन एक से अधिक राज्यों के लिए बनाना ये जरूरी हो जाए। तो ऐसी दशा में इन व्यू ऑफ आर्टिकल 245, क्योंकि अनुच्छेद 245 क्षेत्रीय अधिकारिता के बारे में बात करता है और वो कहता है किसी भी राज्य को ऐसा कानून बनाने का हक होगा ही नहीं जो उसके राज्य की जो क्षेत्रीय सीमा है उसके बाहर जाकर लागू हो जाए। यद्यपि डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस विकसित हुआ है, लेकिन वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से विकसित हुआ है, और जिस समय फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, उस समय तो फेडरल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा तब आएगा। तो वे प्रिंसिपल्स जो टेरिटोरियल नेक्सस से संबंधित है यद्यपि फेडरल कोर्ट के द्वारा भी अपनाए गए, लेकिन हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत के प्रति
कौन सा रवैया होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। भाई कैसे अंदाज लगाएं कि जब सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आएगा तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के प्रति क्या रवैया अपनाएगा, ये तो नहीं बताया जा सकता। और कालांतर में फेडरल कोर्ट हो या प्रीवी काउंसिल, उसके प्रिंसिपल्स इसी सीमा तक भारतीय विधि में लागू होंगे जिस सीमा तक उच्चतम न्यायालय उन्हें परिवर्तित या संशोधित नहीं करेगा। तो फिर आखिर आज की डेट पर डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का क्या भविष्य होगा यह कहा नहीं जा सकता, और चलो लागू भी हो जाएगा तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस ये कहता है कि जो राज्य अपना कानून दूसरे राज्य के क्षेत्र पर लागू करना चाहता है, उस राज्य में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी विषय वस्तु अवश्य होनी चाहिए जिसका एक युक्ति संगत संबंध इस अधिनियम के जिसे वो लागू करना चाहता है उद्देश्य से जोड़ा जा सकता हो। अदरवाइज डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कुछ नहीं कर पाएगा। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का एप्लीकेशन ये अपने आधार पर नहीं है, ये अवलंबित हो रहा है दूसरे राज्य में घटने वाली घटना पर। अगर दूसरे राज्य में कोई घटना न घटी तो अगर राज्य वो जहां घटना नहीं घट रही है लेकिन विधायन की जरूरत है, ठीक है, परिस्थितियों को देखते हुए, और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, तीनों सूचियों में है नहीं, केंद्र कुछ कर नहीं सकता। एक राज्य में सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन को बढ़ावा देती है, क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, वो अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके उस स्थिति से निपटने के लिए कोई कानून बना नहीं रही। तो अन्य राज्य अगर बना भी लेंगे तो आखिर अन्य राज्यों का कानून वहां कैसे लागू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन राज्यों में घटने वाली घटनाओं का एक युक्ति संगत संबंध इस राज्य से हो, ठीक है, तभी तो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एप्लीकेशन में आएगा। वहां स्वतंत्र रूप से घटना घट रही, यहां स्वतंत्र रूप से घटना घट रही, तो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस लागू ही नहीं हो सकता। तो ऐसी दशाओं में अवशिष्ट शक्तियों का विचार ये निरर्थक सिद्ध होगा। इसलिए सोचा गया, कोई भी काम फालतू में नहीं कर दिया गया, कोई भी काम बिना सोचे विचारे नहीं किया गया है, इसलिए ये युक्ति संगत पाया गया कि अवशिष्ट विषय केंद्र को दिए जाए। केंद्र को यह ताकत रहे कि जब कभी वो आवश्यकता अनुभव करे तो उन विषयों के संबंध में जो तीनों सूचियों में समाविष्ट नहीं है, विधायन की जरूरत है, तो वो अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके विधायन कर सके। और केंद्र ने जो प्रसिद्ध कोफे पोसा अधिनियम है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है, विदेशी मुद्रा का संरक्षण और जाने कौन सी गतिविधियों का रोकथाम अधिनियम, ऐसे करके स्मगलिंग एक्टिविटीज, उनकी हिंदी हमें नहीं आ रही है, लेकिन यह खूब प्री में पूछा जाता है कि कोफे पोसा जो अधिनियम है यह सूची 1 के आधार पर बना, और अगर सूचियों के हिसाब से पूछना है तो सूची 1 के आधार पर बना ही है, क्योंकि रेज्यूटरी पावर्स केंद्र के द्वारा जो एक्सरसाइज होती हैं वो सूची 1 इंट्री नंबर 97 उसके आधार पर एक्सरसाइज होती है। लेकिन अगर शक्तियों के हिसाब से पूछ लिया, विधायी शक्तियों के हिसाब से, तो फिर वो ये पूछेंगे कि अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर बना या केंद्र ने अपनी विधायी शक्ति जो उसे संघ सूची और संवर्ती सूची के माध्यम से मिल रही है उसके आधार पर बनाया। तब उत्तर आपका अवशिष्ट शक्तियां। जब हमने दिए थे प्री तो ये खूब पूछा जाता था, कोफे पोसा, और हमने आपसे कहा था
कि कुछ भी एग्जामों में नया नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि नया क्वेश्चन बनाने के लिए लगता है दिमाग, वो लगाए कौन? तो हम तो पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि आप पिछले 15-20 वर्षों के पेपर हल कर लीजिए, आपको कोई निकाल ही नहीं सकता, आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता, क्योंकि लोड फेयर वही आ रहा है जो आज पूछा जा रहा है, वो अगले आगामी 5-7 वर्षों बाद पूछा जाएगा। जो पिछले 5-7 वर्षों बाद पहले पूछा गया वो अब पूछा जा रहा है। यही रूटीन चक्र घूम रहा है। लेकिन हमने आपसे पहले भी कहा था कि पढ़ना जानकारी के लिए चाहिए। आप भाग्य कौन सा लिखा कर लाए हैं ये नहीं पता है, ये ट्रिक आपको पता लग गई, ठीक है, आपने इस ट्रिक से कर लिया, सारा तैयार भी है, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे और पानी ही बरसने लगा और आप खूब ढंग से भीग गए, तो आपका मन नहीं लगेगा और आते हुए गलत हो जाएंगे और आप बाहर हो जाएंगे। और फिर आपको क्या करना होगा, अपने जीविकोपार्जन के लिए तय नहीं है, और फिर उस दशा में सिर्फ जानकारी ही आपके काम आएगी। तो अगर जानकारी हासिल नहीं की, ट्रिकें इस्तेमाल की, तो आगे दुख होने वाला है। और जानकारी हासिल की तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं, आएगा तो कर देंगे, और नहीं तो ईश्वर जो कराएगा वो करेंगे। इसलिए जानकारी हासिल करिए। तो कोफे पोसा आपका रेजिडेंटरी पावर्स के आधार पर बनाया, और इसीलिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी। अब एक सवाल उठता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में, एक बार उसे देख लेना चाहिए। कहता है अनुच्छेद 246 का के अधीन रहते हुए, ये चूंकि 246 का जीएसटी के कारण आया है, ओरिजिनल जो टेस्ट था जीएसटी संशोधन से पहले 246 का नहीं था। देख लेंगे जो 246 का क्या है। कहता अनुच्छेद 246 का के अधीन रहते हुए संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति। अब लिखा है कि समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, ठीक है। एक बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि समवर्ती सूची और राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, ये तो बात ठीक है। तो सवाल यह है कि अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर अगर संसद ने किया है, तो कोर्ट को जो परीक्षण शुरू करना चाहिए, वो कोर्ट को क्या परीक्षण शुरू करना चाहिए, यानी कोर्ट को यह एग्जामिन करना चाहिए कि जिस विषय पर संसद ने विधायन किया है वो विषय समवर्ती सूची या राज्य सूची दोनों में नहीं है, ये देखे कोर्ट। या सिर्फ इतना ही देखना पर्याप्त होगा कि राज्य सूची में नहीं है, ठीक है, क्योंकि समवर्ती सूची पर राज्य को भी विधायन का हक है और केंद्र को भी है, और वहां रूल ऑफ रिप्रेजेंटेंसी ये भी लागू होगा जो कहा अनुच्छेद 254 में वर्णित है। और ये तो अनडिस्प्यूटेड है कि समवर्ती सूची के संबंध में कम से कम रूल ऑफ रिप्रेजेंटेंसी लागू होगा, इतना तो अनडिस्प्यूटेड है। अन्य के संबंध में लागू होगा या नहीं लागू होगा, अन्य विधियां यानी जो केंद्र ने अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त विधायी शक्ति के आधार पर बनाई है, और वे राज्य के जो विधायन है उनसे ठीक है विरोध में आ गई है, वहां रूल ऑफ रिप्रेजेंटेंसी लागू होगा या नहीं लागू होगा, इसके संबंध में विवाद जरूर है। लेकिन कम से कम एक बात निर्विवाद है कि समवर्ती सूची के संबंध में रूल ऑफ रिप्रेजेंटेंसी लागू होता है। लेकिन रूल ऑफ रिप्रेजेंटेंसी केंद्र को अधिमान ये देता है, लेकिन राज्य की विधायन की टोटल शक्ति छीन लेता हो, ऐसा नहीं है। रूल ऑफ रिप्रेजेंटेंसी क्या कहता है
कि राज्य की विधि वहां तक शून्य समझी जाएगी जहां तक वो केंद्र के अधिनियम के विरोध में है। संपूर्ण रूप से शून्य समझ लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जिनका उपयोग सिर्फ केंद्र कर सकता था, अगर उस पर राज्य का विधायन है तो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं, फिर तो लगेगा कलरेबल लेजिस्लेशन, फिर तो विधायी शक्ति ही नहीं है और राज्य का अधिनियम पूर्णतः शून्य है। या केंद्र ने राज्य सूची के विषय पर विधायन कर दिया, ठीक है ना, और वो राज्य सूची का विषय ऐसा जो एक्सक्लूसिवली राज्य सूची में ही है, समवर्ती सूची में नहीं है, और न उसका कोई संबंध संघ सूची के विषयों से जुड़ रहा है, तो केंद्र के अधिनियम के प्रति भी क्या होगा, आपका यही कलरेबल लेजिस्लेशन लागू होगा और केंद्र का अधिनियम भी शून्य है। यद्यपि हमने आपसे कहा था कि रूल ऑफ, ठीक है, जो कलरेबल लेजिस्लेशन है इसके आधार पर विधियां शून्य की गई हो, ऐसी विधियों की संख्या नगण्य है लेकिन सिद्धांत है, प्रैक्टिकली उसका उपयोग बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी वो सिद्धांत है। सेना का उपयोग बहुत कम हुआ, लेकिन इसका आधार ये तो नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सेना नहीं है। जिस चीज का उपयोग कम हो रहा, जरूरत कम है तो कम उपयोग होगा, क्योंकि कानून स्वयं में जो कलरेबल लेजिस्लेशन का प्रिंसिपल है वो स्वयं में इतना कठोर है कि उसका उपयोग कम होगा ही होगा, एक सीधी सी बात है। तो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये राज्य की विधायी शक्ति को पूर्णतः शून्य नहीं करता, इसलिए समवर्ती सूची में विषय होते हुए भी संबंधित विषय के संबंध में केंद्र की शक्ति निर्द्वंद नहीं है, ठीक है। भले ही केंद्र के विधि को या केंद्र के कानून को अधिमान मिल रहा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राज्य की विधायी शक्ति संरक्षित है। इसलिए जब अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग यह केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, या किसी भी विधि में यह तो लिखता नहीं केंद्र कि वो किस सूची के द्वारा प्राप्त विधायी शक्ति के आधार पर इस अधिनियम का अधिनियमन कर रहा है, वो तो संसद के विधायन से पूर्व लिए जाने निर्णय से संबंधित बात है, ठीक है ना। वो जैसा करना चाहे तो ये उनके सोच विचार की बात है। जब वो अपना सोच विचार करके और विधायन कर देंगे, उसके बाद उसका परीक्षण किया जाएगा कि जो कुछ उन्होंने किया क्या उसकी विधायी शक्ति उनके पास थी या नहीं थी, ये फिर देखा जाएगा। लेकिन उन्हें बताना जरूरी नहीं है कि हम किस सूची के द्वारा प्राप्त विधायी शक्ति के आधार पर विधायन कर रहे हैं, ये बताने की कोई जरूरत उन्हें नहीं है। इसलिए केंद्र ने मानिए एक अधिनियम बनाया, अब उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो चैलेंज हो गई और यह कहा गया कि यह विषय समवर्ती सूची में मौजूद है, ठीक है। यह विषय समवर्ती सूची में भी है जिस विषय पर विधायन किया गया है, ठीक है, और आपका यह संघ सूची में भी मौजूद है, ठीक है। इसलिए अवशिष्ट शक्तियां उपयोग में नहीं लाई जा सकती थी, ठीक है, क्योंकि ये संघ सूची में भी है और समवर्ती सूची में भी है, इसलिए अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा हुआ है कि यदि विषय समवर्ती सूची और राज्य सूची में न हो तो आप अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपका मानिए केंद्र को जरूरी नहीं है कि वो ये घोषणा करे अधिनियम में कि वो किस शक्ति के प्रयोग के आधार पर इसका अधिनियमन कर रहा है। मान लीजिए उसने कर ही दी कि हम अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग के आधार पर इस विधि का अधिनियमन कर रहे हैं, ये घोषणा उसमें मौजूद है और विषय समवर्ती सूची में मिल रहा है, तो क्या माने, यह विषय
संघ सूची में भी मिल रहा, हाँ राज्य सूची में नहीं, और उन्होंने उपयोग कर दिया। क्या हम केंद्र के कानून को शून्य माने? मान लीजिए उन्होंने घोषित कर दिया कानून में कि हम अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग के आधार पर ये विधि बना रहे हैं, ये उन्होंने घोषित कर दिया, और जब परीक्षण किया गया तो पाया यह गया कि विधायन जिस विषय से संबंधित है वो विषय संघ सूची में भी मौजूद है और वो विषय संवर्ती सूची में भी मौजूद है, हाँ राज्य सूची में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो विधायन की शक्ति केंद्र के पास है, लेकिन यहां पर अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संघ सूची में है, संवर्ती सूची में है, दोनों में विधायन की शक्ति आपके पास है। आपने अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग क्यों किया? और यह संविधान सम्मत नहीं है, ठीक है ना। यह अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संविधान सम्मत नहीं है। क्यों? अनुच्छेद 248 कहता है कि आप तब करेंगे अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग जब विषय संवर्ती सूची में भी न हो और राज्य सूची में भी न हो। संघ सूची का नाम ही नहीं लेता, लेकिन विषय संघ में सूची में भी है, संवर्ती सूची में भी है और राज्य सूची में नहीं है। तो आपने अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग क्यों किया? आप संवर्ती सूची द्वारा पूर्णतः शक्ति का प्रयोग करते और कर देते हैं। क्या इस आधार पर इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का उत्तर इस संबंध में निगेटिव है और होना भी चाहिए। देखिए, ये बेवकूफी की बातें कचहरी में खूब होती हैं। एक एप्लीकेशन आई है, वो एडजमेंट है, ठीक है, कि मामले को स्थगित कर दिया जाए, आज अमुक कारण से मामले को स्थगित कर दिया जाए। मामले को स्थगित करने की शक्ति पुरानी सीआरपीसी की धारा 309 के मुताबिक न्यायालय को प्राप्त है, कर सकती है, ठीक है। स्थगन मामले का हो सकता है समुचित कारणों से। आप बता रहे हैं कि हम तैयार नहीं हैं, कोई भी कारण आपने दिया तो 309 में स्थगन की शक्ति प्राप्त है। और हमने आपसे कहा था कि जो पुरानी सीआरपीसी है उसका जो सेक्शन 317 है उसके अंतर्गत अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति, इसके अभाव में भी मामले की प्रोसीडिंग चलाने का हक न्यायालय को है। यानी जो हाजिरी माफी आप देते हो वो 317 पुरानी जो सीआरपीसी है उसमें देते हो, ये आपको बताइए। आपने गलती से न्यायालय से स्थगन मांगा और जो सेक्शन कोड कर दिया वो 309 की बजाय 317 कोड कर दिया। क्या न्यायालय को आपकी एप्लीकेशन खारिज कर देनी चाहिए, क्योंकि वो गलत सेक्शन में उसके समक्ष आई है? तो स्थापित सिद्धांत यह, हालांकि कचहरी में इसी प्रकार की बेवकूफी पर घंटों बहस चलती है, किताब वो तो प्रोविजन ही गलत कोड है, और अंत में निर्णय यह आता कि ठीक अलाउड एप्लीकेशन, यही आएगा क्योंकि आपने हमसे हमें निहित शक्ति के उपयोग का निवेदन किया, गलत ढंग से कर दिया। लेकिन निवेदन जिस शक्ति के उपयोग के संबंध में किया वो तो है हमारे पास, तो इससे क्या फर्क पड़ा कि आपने शक्ति के उपयोग के संबंध में जो निवेदन किया वो किस भाषा में था और किस तरह किया गया था? इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे कोई मटेरियलिस्टिक इफेक्ट नहीं होता। हाँ, शक्ति ही हम में ना हो और हम शक्ति प्रयोग करें, यह गंभीर बात है। शक्ति है हम में और इस प्रकार उसका प्रयोग करें, यानी इस प्रकार उपयोग जो दुरुपयोग की सीमा में आ जाए, अब गलत बात है। शक्ति है हम में, उसका उपयोग हम इस ढंग से करें कि दूसरों को नुकसान पहुंचे, अब है गलत बात। शक्ति का अनियमित उपयोग, शक्ति का दुरुपयोग, यह गलत बात है। शक्ति का उपयोग गलत ढंग से निवेदन पर, यह कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि निवेदन का संबंध
शक्ति का उपयोग करने वाले से नहीं है। निवेदन का संबंध शक्ति का उपयोग का निवेदन करने वाले से है। वो जो निवेदन कर रहा है उससे है इस बात का संबंध, जो शक्ति का उपयोग कर रहा है उससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए शक्ति का उपयोग गलत है ये नहीं कहा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का उत्तर इस विषय पर निगेटिव है और उन्होंने कहा कि इतना पर्याप्त है। लिखा जरूर है कि समवर्ती सूची और राज्य सूची में प्रकटित विषयों में नहीं होना चाहिए, तब रेजुडरी पावर्स का उपयोग होना चाहिए। लेकिन अमृतलाल प्राजीवन दास मुकदमा हुआ, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने फाइंडिंग दी कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है। बस केवल जब न्यायालय के समक्ष कोई लेजिस्लेशन आए तो उसे इतना देखना चाहिए कि संबंधित लेजिस्लेशन ऐसा तो नहीं है जो प्योरली राज्य सूची पर कर दिया गया हो। यानी विधायन जिस विषय से संबंधित है प्योरली वो विषय राज्य सूची में ही है और कहीं है ही नहीं। अगर ऐसा है तब कलरेबल लेजिस्लेशन लागू होगा, क्योंकि तब रूल ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कोई मतलब ही नहीं है और तब कलरेबल लेजिस्लेशन और जो विधायन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जहां तक स्थिति यह है कि राज्य सूची इसमें नहीं है, यह हमने पा लिया, तो आगे यह देखना कि वो समवर्ती सूची में वर्णित तो नहीं है, यह समय का दुरुपयोग है, यह समय की बर्बादी है। क्योंकि अगर समवर्ती सूची में है और उन्होंने इस नाम पर कि इस अधिनियम का अधिनियमन हम अवशिष्ट शक्तियों से प्राप्त शक्ति के आधार पर कर रहे हैं, कर भी लिया है, तो उनका जो विधायन है वो शून्य नहीं होगा। बस उनका डिक्लेरेशन बदला जाएगा कि नहीं, ये समवर्ती सूचियों के आधार पर वर्णित विषय के आधार पर किया गया, इसलिए विधेयक या कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। डिसीजन ये होगा और जब ये डिसीजन होगा तो राज्य की संबंधित विषय के संबंध में विधायन की शक्ति ऑटोमेटिकली जीवित हो गई। भाई न्यायालय ने बता दिया ना कि रेजुडरी पावर्स पे नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट पर है। जब आपको पता लग गया तो ठीक है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन इस पर समय क्यों बर्बाद किया जाए कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है या नहीं है? ठीक है, बस बात खत्म। अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग नहीं होना चाहिए, तो बात खत्म हो गई। तो ये देखना न्यायालय के लिए जरूरी नहीं है कि वो समवर्ती सूची में वर्णित है या नहीं, बस इतना देखना पर्याप्त है कि वो राज्य सूची में तो नहीं है। ये अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में आपको बताया गया था और आपसे यह भी कहा गया था कि अगर राज्यों ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो उनकी विधायी शक्ति के अंदर नहीं था और उस राज्य का में उस कानून के आधार पर वर्षों काम चलता रहा है, बहुत सारे काम कर दिए गए और कभी वो चैलेंज ही नहीं हुआ, लेकिन एक समय आया जब वो चैलेंज हो गया। क्योंकि कानून चैलेंज होना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चैलेंज होगा सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और जो चैलेंज देगा वो स्वयं अपनी बात कह ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका माइंड लीगल होने के बाद बात समझने में आपको कठिनाई होती है, जबकि दिमाग की अप्रोच कानूनी है। इसके बाद भी बात समझने में कठिनाई हो रही है। देखिए, आदमी का दिमाग दो प्रकार का है, दो प्रकार के चित्त हैं आदमी के। एक चित्त होता है फलसफाना, यानी दार्शनिक चित्त, और दूसरा प्रकार का चित्त होता है जो साइंटिफिक यानी तार्किक चित्त होता है। दार्शनिक चित्त अलग ढंग से सोचता है और जो तार्किक चित्त है वो अलग ढंग से सोचता है। दो ही प्रकार के चित्त हैं। इसीलिए आप घटनाओं की व्याख्या देखेंगे
तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से करेंगे। जैसे शादी साधारण होनी चाहिए, इससे कोई विरोध नहीं, शादी साधारण ही होनी चाहिए। लेकिन जब तार्किक चित्त इस विषय पर सोचेगा तो वो क्या सोचेगा कि साधारण शादी का मतलब हुआ कि शादी में जितने लोगों की सहभागिता होती है उस सहभागिता को भी खत्म कर दिया जाए और सिर्फ शादी पक्षकारों के बीच होनी चाहिए। और जब दार्शनिक चित्त इस पर सोचेगा तो वो ये लिखेगा या ये बोलेगा कि शादी साधारण होनी चाहिए, वैभव का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन शादी आयोजन पूर्वक और सभी की सहभागिता से की जानी चाहिए। ठीक है, कल हम देख रहे थे कहीं कि आमिर खान 60 की उम्र में चौथी शादी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं, आप 5वीं करो 10वीं करो, हमें क्या लेना देना। लेकिन हमारे दिमाग में यही सवाल आया कि आखिर इतनी आसानी से हमारे आसपास शादियां क्यों नहीं टूटती इतनी आसानी से, और टूट भी जाए तो जो शादी के पक्षकार हैं वो जिंदगी भर एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, ये स्थिति है हमारे यहां, हमारे आसपास। इनके क्या खास बात है कि 3 पूर्व पत्नियां चौथी पत्नी जो होने वाली है उसे बधाइयां देने आई है उस अवसर पर, जिस अवसर पर इंगेजमेंट की घोषणा हो रही है। ये आखिर मिरेकल कैसे होता है? आप इसे नकार नहीं सकते यूं कि बदतमीज लोग हैं, ऐसा है वैसा है। आखिर हो कैसे रहा है, इस पर सोचना पड़ेगा। तब हमने जो आपको राष्ट्रपति का बताया था कि आयोजन पूर्वक पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन शुरू होता है, कि आफ्टर इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन जो पहला सेशन होगा वो आयोजन सेरेमोनियल होगा, और जो आपका साल का पहला सेशन होगा वो भी सेरेमोनियल होगा। तब हमें आयोजन का जो महत्व है वो समझ में आया। फिर हमने जोड़ा कि होली दिवाली ठीक है, शराब बुरी चीज होगी, लेकिन जीवन में वो शामिल है, और आज से शामिल नहीं है। दुनिया में वो संस्कृति ही नहीं जन्मी जिसमें शराब का उपयोग न होता हो। आप कोई बेबीलोन की सभ्यता पढ़ लो, सिंधु सभ्यता पढ़ लो, कोई सभ्यता पढ़ लो, सब जगह शराब के बर्तन मिले हैं। अगर शराब के बर्तन मिले, यानी हर सभ्यता में शराब प्रचलित थी। ठीक है, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब शराब नहीं थी सामाजिक जीवन में। ये त्याज्य जरूर समझी गई, लेकिन होली देखें, लोग दिन में हर जगह शराब पीते दिखेंगे आपको, और एक सामाजिक मान्यता जैसी उस दिन मिल जाती है शराब को। यही स्थिति जुए की है दीपावली पर। क्यों आखिर? इसका मतलब आयोजन, होली को आयोजन पूर्वक मनाया जाता है। यूं तो साल में 12 पूर्णमासी आती है, साल में 12 अमावस्याएं आती है, लेकिन एक अमावस्या, एक पूर्णिमा सेरेमोनियल ढंग से मनाई जाती है। और वो जो सेरेमनी है वो आदमी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पैदा करती है कि वो उन चीजों को भी सामाजिक मान्यता देता है जिनको वो सामान्य दिनों में नहीं देता। ठीक है ना? और उन दिनों वो भी करता है जो सामान्य दिनों में नहीं करता। नए कपड़े आप सामान्य दिनों में नहीं पहनते, एक दूसरे से सामान्य दिनों में नहीं मिलते। तो सेरेमनी इसका अपना ही प्रभाव है। ठीक है, चूंकि ये शादियां वैभव प्रदर्शन से तो होती हैं, सेरेमनी के साथ नहीं होती। सेरेमनी का मतलब यह है कि शादी में जितने लोगों की भूमिका होती है उतने सबकी भूमिका, जहां वैभव का प्रदर्शन तो होता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग कर ली, ठीक है, दावते वलीमा या रिसेप्शन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर डाले, वो तो होता है। लेकिन जो सहभागिता है समाज की,
कि वो विभिन्न रीति रिवाजों रस्मों में आप देखते हैं वो उस दिन से शुरू होती है जिस दिन फर्स्ट प्रपोजल आता है शादी का। वो पिताजी के पास आएगा, वो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। वो जो सहभागिता है फिर आपकी बहनों को दिखाया जाएगा, आपके रिश्तेदारों को दिखाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। वो जो कंट्रीब्यूशन है वो चूंकि इनमें नहीं है, ये गए और बस शादी हो गई। शादी को भी आम दिनों जैसा, यानी जो एक सामान्य कामकाज है उस जैसा बना दिया गया। इसलिए आम दिनों में आम कामकाज आप जिस ढंग से न करने का निर्णय ले लेते हैं कि आज मन नहीं है, आज ये नहीं करेंगे, उतने ही साधारण ढंग से आप शादी को तोड़ने का भी निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि उसे करने में कोई आयोजन ही नहीं हुआ। अगर करने में कोई विशेष प्रक्रिया होती तो फिर टूटती भी इतनी आसानी से नहीं। इसका मतलब प्रारूप का अपना महत्व है, ठीक है। काम करने का जो ढंग है उसका अपना ही महत्व है। यह आप नहीं कह सकते कि सिर्फ काम होना चाहिए, हालांकि काम का होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ काम को होना ही चाहिए इतना पर्याप्त है यह नहीं कहा जा सकता। काम को उसी प्रारूप में होना चाहिए जिस प्रारूप में उसे किया जाना युगों से चलता आ रहा है, और जब वो उस प्रारूप में होगा तभी वो प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसीलिए हमारे आसपास आप देखेंगे अव्वल तो शादियां उतनी आसानी से टूटती नहीं, और टूट भी जाएं कैजुअली तो पक्षकार एक दूसरे का मुंह जीवन भर देखना पसंद नहीं करते। ये स्थिति नहीं आती क्योंकि यूजुअल नहीं है शादी, उसका पूरा एक सेरेमनी है, और वो सेरेमनी पक्षकारों के मन पर ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करती है कि वो ये मतलब उनके मन में आ जाता है कि नाउ वी आर यूनाइट, ठीक है। और जब हम एक यूनियन हो गए तो फिर अब अलग होने का सवाल ही नहीं है। ये एक इफेक्ट है जो तार्किक चित्त सोच ही नहीं सकता, जो दार्शनिक चित्त सोचेगा, ठीक है। तो चीजों को सोचने के दो तरीके हैं, दो प्रकार के दिमाग हैं। तो आपका दिमाग जब आप कानून की दुनिया में है तो माना यही जाएगा तार्किक चित्त है। जब आपको लगातार चीजें समझाई जाती हैं और आपको समझने में कठिनाई होती है तो एक सामान्य व्यक्ति को चीजें समझने में दिक्कत तो होनी ही होनी है, ठीक है। इसलिए किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो उसकी विधायी क्षमता में नहीं था। तो सवाल यह है कि इस बात को चैलेंज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है। अब कोई व्यक्ति है जो इस कानून के कुप्रभावों से पीड़ित है, लेकिन पैसे नहीं है उसके पास, तो क्या करे? चैलेंज तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगा, वहां तो वो दायर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें व्यवहारिक जीवन की समस्याओं के आधार पर बोलना चाहिए और सोचना चाहिए। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो दायर करने में ही 2000 रुपए चाहिए, ठीक है, वो भी नहीं है उसके पास, अंग्रेजी में टाइप कराना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ये है, ठीक है, 20 चीजें चाहिए, वो भी नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। भले ही वो ये जानता है कि कानून संबंधित विधायिका की विधायी क्षमता में नहीं है, लेकिन चैलेंज नहीं हो पाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो चैलेंज कर सकता है, इस कानून के कुप्रभावों से पीड़ित हो, ये बड़ा मुश्किल है। ये बड़े दिनों में ऐसा होगा, ये यूं कहें ये संभाव्य है, संभावित है कि बड़े दिनों में ऐसा होगा। और जब होगा तभी तो जाएगा वहां पर, और जब जाएगा तभी तो परीक्षण होगा। इस सब के बीच 25-30 बरस 50 बरस निकल सकते हैं, और तब तक वो कानून चलता रहेगा और उसके मुताबिक 20 प्रकार के काम हो जाएंगे। अब ये मामला पहुंच गया वहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और पाया यह गया कि मामला तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर को संबंधित विधायन करने की शक्ति थी ही नहीं।
अब उठाकर विधि तो हो गई शून्य। लेकिन ये 50 साल के भीतर जो काम कर दिए गए, इनका क्या हो? और जिन लोगों ने उन कामों के माध्यम से अधिकार अर्जित कर लिए, उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। संबंधित समय की विधि और व्यवस्था उन्हें उस प्रकार के अधिकारों के अर्जन का अधिकार देती थी। तो आखिर इस दशा में उनको दंडित कैसे कर दिया जाए? जैसे हमने आपसे कहा था कि जब शून्य करणीय संविदा शून्य की जाएगी तो इस बात को देखा जाएगा कि शून्य करणीय संविदा के आधार पर अगर किसी तीसरे पक्ष ने शून्य करणीय संविदा की विषय वस्तु में कोई अधिकार अर्जित कर लिए हैं, तो उस तीसरे पक्ष की स्थिति इस पक्ष की जिसकी इच्छा पर शून्य करणीय संविदा शून्य होने योग्य है, बेहतर मानी जाएगी और चीज उसी को मिलेगी, क्योंकि ये ठीक है, ये दोनों निर्दोष हैं। तीसरा पक्ष वो भी निर्दोष है और जिसकी इच्छा पर संविदा शून्य करनी है वो भी निर्दोष है। लेकिन इन दोनों के बीच हम जब तुलना करेंगे तो वो अधिक निर्दोष है। आपका दोष न कहें, लेकिन आपका दुर्भाग्य ऐसा जरूर है कि आपको ऐसा व्यक्ति संविदा के पक्षकार के तौर पर मिला जो फ्रॉडियर है, कपटी है, मिथ्या विद्वेषण कर रहा है। तो अपने दुर्भाग्य को आप जिएंगे ना, वो क्यों जिए? इसलिए संविदा की विषय वस्तु में अच्छे अधिकार अर्जित करने वाला वही है, उसी को मिलना चाहिए। यही प्रिंसिपल यहां लागू होना चाहिए। जिन लोगों ने अधिकार अर्जित कर लिया उनके संबंध में क्या हुआ? तो इसलिए रेजिडुअरी पावर्स, क्योंकि यह विषय तीनों सूचियों में कहीं नहीं है, तो जो वैलिडेशन एक्ट पारित करने की क्षमता है वो किसमें? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लेजिस्लेट। लेकिन क्या कहा? पार्लियामेंट में लेजिस्लेट, ये कहा है, ठीक है। और लेजिस्लेशन एक प्रक्रिया से, एक प्रारूप से होता है। हमने आपसे कहा था प्रारूप और प्रक्रिया का महत्व है। लेजिस्लेशन एक प्रक्रिया से होता है। वो प्रक्रिया कहां दी? 107, 108, 109, 110। फर्स्ट वाचन होगा, सेकंड वाचन होगा, थर्ड वाचन होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें। ओनली देन यू कैन से दैट वी हैव लेजिस्लेट। आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, आपने लेजिस्लेशन किया, ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई, लेकिन प्रारूप उसको नहीं बदला तो भी नहीं माना जाएगा कि आपने लेजिस्लेट किया, आपने लेजिस्लेशन की ताकत का दुरुपयोग किया। यानी पार्लियामेंट चाहे और सिर्फ इतना भर लेजिस्लेट कर दे कि हम ये घोषित करते हैं कि राज्य का अमुक अधिनियम आज से विधि संगत समझा जाएगा। नो, यू कैन नॉट से सो। ठीक है, आपको डिक्लेरेशन की ताकत नहीं है। ठीक है, आप घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने घोषणा की तो ये घोषणा वह आपकी है। आपने लेजिस्लेशन किसका किया? डिक्लेरेशन का। भले ही उसी प्रक्रिया से फर्स्ट वाचन हुआ, सेकंड वाचन हुआ, थर्ड वाचन हुआ, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर आए, लेकिन आपने लेजिस्लेशन किस चीज का किया है? घोषणा का। आपको लेजिस्लेशन किसका करना था? कानून का। ठीक है ना? और आपने लेजिस्लेशन किसका किया? घोषणा का। तो आपकी ये घोषणा विधान के उपबंधों के अभाव में, क्योंकि विधान के कोई उपबंध तो आपने बनाए नहीं, वो विधान के उपबंध तो सारे स्टेट की लेजिस्लेचर ने बनाए। विधान के सारे उपबंध किसने बनाए? स्टेट की लेजिस्लेचर ने। आपने तो सिर्फ ये कहा कि वी आर गोइंग टू डिक्लेयर दैट ऑल दीज प्रोविजंस विच आर मेड बाय, ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर will remain valid. You have said simply it. How can you say so? ये कहने की ताकत आपको कहां से आ गई? ये तो बताइए। You may legislate, no doubt.
But legislation means you may enact the provisions of that particular act. You have not made a single provision of that act. All the provisions have been made by the state legislature. You have simply validated that. इसकी तो कोई ताकत नहीं है आपको, ठीक है। प्रारूप महत्व का है, ठीक है ना। नोट, आपने ताकत का उपयोग किया। यू मे मैरी, आप शादी कर सकते थे, आपने की। किस प्रारूप में की? यह विवाह के स्थायित्व को प्रभावित कर देगा। विवाह का स्थायित्व तभी है जब वो उसी प्रारूप में हो जिस प्रारूप में उसे किया जाना चाहिए, ठीक है। और प्रारूप अपने में खर्च नहीं देता है। आप सोने का लहंगा और सोने के बटन लगे हुए सूट पहनकर उन रस्मों को अदा करोगे जो विवाह के प्रारूप के लिए आवश्यक समझी गई हैं, या आप सिंपल कपड़ों में करोगे। इट इज योर लाइकिंग। इसके प्रारूप के बनने और बिगड़ने से कहां संबंध है, ठीक है ना। आप सिंपल शादी का क्या अर्थ लेते हैं, ये दो चित्त अलग अलग इसकी व्याख्या करेंगे। एक दार्शनिक चित्त है और एक दूसरा तार्किक चित्त है। चित्त दो ही प्रकार के हैं, या तो दार्शनिक होते हैं या तार्किक होते हैं। तो वही बात यहां प्रारूप महत्व का है। आप क्या कर रहे हैं? तो वैलिडेशन एक्ट के संबंध में लेजिस्लेचर को ये ताकत, सेंट्रल लेजिस्लेचर को ये ताकत नहीं है कि वो ये घोषणा कर दे सिंपली कि स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया संपूर्ण कानून आज से वैध समझा जाएगा। इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकती, और अगर करती है तो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया एक्ट वैलिड नहीं हो गया। ये आज भी इनवैलिड है, आज भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या करना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर को? सेंट्रल लेजिस्लेचर को लेजिस्लेट करना चाहिए, भले ही वो मेहनत न करे। प्रारूप एक्ट का होना चाहिए। प्रारूप जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर उद्देशिका बनाती है, ठीक है। कोई भी अधिनियम आप देखते हो, क्या होता है? पहले उद्देशिका आप लिखिए कि फला राज्य का, ठीक है, अमुक अधिनियम विधायी शक्ति न होने के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया है। चूंकि विधि ठीक विषय पर है, होना चाहिए, इसलिए इसको संवैधानिकता प्रदान करने के लिए भारत गणराज्य के, ठीक है, अमुक वर्ष में हम इसका अधिनियमन करते हैं। ये आप लिखेंगे ना, ऐसे कैसे मान लिया जाएगा? ठीक है। फिर आप उसका सेक्शन 1 बनाइए, उसका टाइटल रखिए, ठीक है, सारी चीजें करिए, डेफिनेशन क्लास दीजिए, और फिर आप उसमें सेक्शन 3 बनाइए, 4 बनाइए, जो भी आपको करने हैं। सेक्शन 3, 4 में आप लिख सकते हैं, एक ही लाइन लिख दीजिए कि इस अनुच्छेद में, वो इस अधिनियम में अपराध वो समझा जाएगा जो अमुक राज्य के अमुक अधिनियम में है, जो कि इस अधिनियम की सूची में, शेड्यूल में शामिल किया गया है। उसमें जो अर्थ समझा गया है वही अर्थ समझा जाएगा। अब आपने लेजिस्लेशन किया है, ठीक है, आप अपना बनाइए ना, अपना बनाइए, उसके एक शेड्यूल बना दीजिए, उस शेड्यूल में राज्य का पूरा अधिनियम रख दीजिए और एक लाइन सिर्फ उसमें लिख दीजिए। ऐसे बहुत से अधिनियम हैं जिनमें सिर्फ 3 या 4 धाराएं हैं, सेंट्रल लेजिस्लेशन है। बहुत से अधिनियम है, रैगिंग के संबंध में जो बना, आपका इसेंशियल सप्लाई यानी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में जो अधिनियम बना, 2-3 सेक्शन बस, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप ऐसे लेजिस्लेट करिए। आपसे ये कौन कहता है कि आप बहुत विस्तार से अधिनियम बनाइए? आप 2-3 सेक्शन बनाइए और लिख दीजिए इसमें सूची, शेड्यूल जो बनाई गई उसमें जो राज्य का अधिनियम रखा गया, ये सारे उसके उपबंध
और उसकी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, ऐसा माना जाएगा, और उनके वही अर्थ और प्रभाव होंगे जो अब तक होते रहे। बात खत्म हो गई। आपने लेजिस्लेट कर दिया। अब आप कहेंगे फर्क क्या आया? आपने घोषणा को शून्य कर दिया और इसमें कौन सा फर्क आ गया? फर्क है, और वो फर्क मूर्खों को समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए कानून के लोग विद्वान कहे जाते हैं। दो फर्क है। एक तो सीमाओं के अतिक्रमण की आपकी आदत ये नहीं बनती है, अन्यथा आपकी सीमा के अतिक्रमण की आदत विकसित होती है। आप एक बार सीमा का अतिक्रमण करते हैं, आपका मन आपको अनेकों बार सीमा का अतिक्रमण करने के लिए उकसाता है। हमें भी मालूम है, आप एक दिन ज्वाइन नहीं करेंगे आसमान नहीं फट पड़ेगा। हमें भी मालूम है, आप 2 मिनट लेट आ गए, कोई धरती नहीं लौट गई है। लेकिन एक दिन 2 मिनट लेट आएंगे, फिर अगले दिन 5 मिनट लेट आएंगे, उससे अगले दिन 15 मिनट लेट आएंगे। ये समय बढ़ता जाएगा। आप एक दिन छुट्टी करेंगे, फिर किस दिन छुट्टी कर लेंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। आप अपने मन के नियंत्रण में आते जा रहे हैं। आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, ठीक है ना? आप अपने मन के नियंत्रण में जा रहे हैं, और मन के नियंत्रण में जो व्यक्ति है उसका कोई भरोसा नहीं है। वो क्या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मन आपको कहां ले जाएगा वो बड़ा चंचल है। वो आज इधर ले जाएगा, कल उधर ले जाएगा। बुद्धि के नियंत्रण में चाहिए व्यक्ति, तो आप अपने नियंत्रण में नहीं है। तो एक तो आप सीमा का अतिक्रमण करेंगे, यह आदत आप में विकसित होगी। फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर जब चाहेगी जो चाहे करे, उसे मालूम होना चाहिए, उसे ही नहीं। अब वही बात है ना, मूर्ख फिर इस लाइन को सुनते हैं उन्हें लगता है कि सिर्फ नेताओं को मालूम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। वो जो कह रहा है बस वही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी अन्य के द्वारा किए गए कृत्य को वैलिड घोषित करने की ताकत आपको नहीं दी है। आपको ताकत दी है उस काम को करने की। यह ताकत नहीं दी कि वो कर दे और तुम कह दो हाँ हाँ ठीक है। इसकी ताकत नहीं है, तुम करोगे, ठीक है? और ये कराएं और हम कहते ठीक है, और हम खुद करें, इन बातों में बहुत फर्क हो जाता है। क्योंकि ये जब कराएंगे तो भले ही गलत हमें लग रहा है, हम करते तो वो गलती ना करते, लेकिन अब कर दी तो चलो, आप कहते हैं कि चलो कर ही दिए तो फिर ठीक है। इसलिए रखा गया कि ना इनके द्वारा किए गए काम को वैलिडेट नहीं करेंगे, आप खुद करिए उसको। भले ही इन्हीं का ठीक पाइए तो इन्हीं का कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे आप खुद। तो एक तो ये आदत। दूसरा प्रारूप, ये आदमी के मन पर एक प्रभाव पैदा करता है। आयोजन ये आदमी के मन पर एक प्रभाव पैदा करता है, और वो इंप्रेशन अपने में व्यक्ति को ठीक रखने में सहायता प्रदान करता है। सेंट्रल लेजिस्लेचर जब उस आयोजन को करेगी, उस प्रक्रिया को अपनाएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता के प्रति एक इंप्लाइड, एक विविक्षित समझ ये उसमें विकसित होती जाएगी। वो अभिव्यक्त रूप से विकसित नहीं होगी। जैसे विवाह का आयोजन करते तो अभिव्यक्त रूप से थोड़ी बताया जाता कि स्थायी है, ऐसा है, वैसा है, ये कुछ बताया थोड़ी जाता है। उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो अपने में ये तय कर देती हैं कि नहीं, अब तो ये जीवन भर की है, ठीक है ना, अलग नहीं हुआ जा सकता। वो सारी चीजें उसमें से तय करती हैं। तो जो आयोजन और प्रारूप है, जो प्रक्रिया है, ये व्यक्ति के मस्तिष्क को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये दो बातें जिसके लिए वैलिडेशन एक्ट संसद को स्वयं पारित करना है। संसद ये नहीं कर सकती है कि वी आर गोइंग टू डिक्लेयर, नो, यू मस्ट लेजिस्लेट, ठीक है ना। ये वैलिडेशन एक्ट। तो रेज्यूडरी पावर्स आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंट ताकतें हो गई, ठीक है ना, बिना इसके काम नहीं चल सकता। अब
एक विषय बचता है कि जो संघात्मक संविधान है, इसमें क्या है कि शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि ऐसी स्थिति पैदा है जिसके कारण क्या हो रहा है कि राज्य सूची के विषय पर विधायन जरूरी हो रहा है। आवश्यक यह हो रहा है कि राज्य सूची के विषय पर विधायन किया जाए, और इतनी इमरजेंसी है, और इमरजेंसी वैसी नहीं कि हम इमरजेंसी घोषित कर पाए। मूर्खों की और भी बड़ी दिक्कतें हैं। मूर्ख यह भी बताता है इमरजेंसी तो इमरजेंसी घोषित कर दो। अरे मूर्ख शिरोमणि, इमरजेंसी घोषित करने के ग्राउंड्स हैं, ठीक है ना, और जिस ढंग की इमरजेंसी वो उन ग्राउंड से कवर नहीं हो रही, घोषित कैसे करते हैं? जो कोई वो घर की खेती थोड़ी है कि जो चाहे तो कर दो। बोले कोरोना में चुनाव क्या टाल दो? अरे कैसे टाल दें? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि नहीं साहब वो तो होंगे 5 साल के बाद। बोले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दो। हमारे यहां कचहरी में कह रहे थे बैठे, तो हमने कहा जैसे तुम मुंह बजा रहे हो ऐसे नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड। अब वही बात तुमसे कौन मुंह लगे? वो तो मूर्ख शिरोमणि है, पट है दिमाग से बिल्कुल, ठीक है, कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ समझ में कहां से आए, कुछ आने का मसला ही नहीं। बोले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दो। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होता है इससे उन्हें मतलब ही नहीं। अच्छा, फिर अमेंड भी करते तो बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, अमेंड कैसे कर दोगे? और अगर अमेंडमेंट लाए भी तो डेमोक्रेसी ऑलरेडी घोषित है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी जाएगा ही। इसका फेट तो एकदम तय है कि क्या होगा, ठीक है। तो फायदा क्या होगा? और जब वहां संसद के सत्र बुलाने की स्थिति ही नहीं है तो अमेंड क्या खाक कर दें? लेकिन उन्हें समझ में आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो तो ऐसे मानते हैं जैसे सारी चीजें बड़ी आसानी से हो सकती हैं। अब देश में इमरजेंसी है। इमरजेंसी मतलब यही नहीं होता सब लड़ने लगे। एक तो शब्द का सीमित अर्थ करते करते एक आदत विकसित हो जाती है कि शब्द का एक अपना अर्थ विकसित हो जाता है, और आप शब्द के अर्थ को वहीं तक सीमित कर देते हैं। शब्द लाभ, तो सवाल यह है, आपने जो लाभ का अर्थ कर दिया वो क्या कर दिया? आर्थिक लाभ। लाभ से पहले भैया आर्थिक कहां पर लगा है? लगा ही नहीं। लाभ तो व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर है, कौन किस बात को लाभ समझता है, ये तो आपकी समझ है। लोग ऐसे भी हुए जो ये कहते हैं कि सर भले ही झुक जाए, वो सर भले ही कट जाए, लेकिन सर झुक नहीं सकता, ठीक है। सर कट जाने में मेरा लाभ है, झुकाने में नहीं। और ऐसे भी लोग हैं जो किसी पिक्चर पर, शायद पद्मावती या पद्मावत पर विवाद चल रहा था, तो एक पैनलिस्ट कह रही थी अरे इसमें बुरी बात ही क्या थी, पद्मिनी को शादी तो करनी ही थी, अलाउद्दीन खिलजी से ही करनी थी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये तो अपनी अपनी सोच है, ठीक है। बोले अगर वो राणा की पत्नी थी, रानी थी, तो होती तो रानी वहां भी है, वहां कोई नौकरानी तो हो नहीं जाती। अब ये अपनी अपनी सोच है। आप किस जिंदगी को महत्वपूर्ण मानते हैं, हम अपनी गरिमा को महत्वपूर्ण मानते हैं,
ठीक है, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई सामाजिक प्रतिष्ठा को लाभ मानता है, वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ भी कर देगा, और कुछ के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा कोई चीज ही नहीं है, वो पैसे को पाने के लिए कुछ भी कर देंगे। यानी लाभ ये व्यक्ति की अपनी समझ पर निर्भर है, लाभ की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो लाभ एक शब्द है, लेकिन आपने इसे आर्थिक लाभ से जोड़ दिया। आप इसे ऐसे मानते हैं मानो लाभ की चर्चा हुई तो आर्थिक लाभ। आप देखते हैं बड़े बड़े धनी लोग दान करते हैं, ठीक है, दानवान कुछ नहीं करते, क्योंकि दान के संबंध में क्या नियम है? नेकी कर दरिया में डाल, यह नियम है। ठीक है, और नेकी कर दरिया में डाल, इसका क्या मतलब हुआ? दरिया में जो आप डाल देते हैं पता नहीं है वो कहां है अब। ठीक है, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, उसका मतलब यह हुआ कि आप उसे डालिए और भूल जाइए, बात खत्म हो गई। आपका था यह भी आपको याद नहीं होना चाहिए। आपने किसी प्रकार की इच्छा से उसको, ठीक है, किसी को दिया तो वो दान नहीं है, वो तो अपने अहम की संतुष्टि हो सकता है। ठीक है, आपका व्यापार हो सकता है इस रूप का कि हमें यहां नहीं लेकिन परलोक में इसका, ठीक है, फायदा ये मिलेगा। ये नहीं है, ये सिद्धांत ही नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल। तो लाभ की व्याख्या ये कर्ता के की मनोदशा पर निर्भर है, लेकिन आपने लाभ की एक स्पेसिफिक व्याख्या कर दी है। ऐसे इमरजेंसी है, आपने इमरजेंसी की एक स्पेसिफिक व्याख्या कर रखी है, जबकि इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी है। उससे पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड्स थोड़े लगे हैं, लेकिन है, लोग कर देते हैं। तो इमरजेंसी है, किंतु ऐसी इमरजेंसी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनली इमरजेंसी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जिन स्थितियों को इमरजेंसी मानता है वो क्या है? जबकि सशस्त्र विद्रोह हो गया, ठीक है ना, वह आक्रमण हो रहा हो, ठीक है ना, या युद्ध की स्थिति हो, तीन ही को मानता है, बाकी वो इमरजेंसी मानता ही नहीं। या ऐसी स्थिति आई हो कि भारत की क्रेडिट यानी प्रत्यय ये संकट में आ गया हो। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? वही होता है जो आप कहते हैं कि क्या हमारी इतनी भी क्रेडिट नहीं, यानी हमने कहा कि ये कर दो, आपने कर दिया, आपने उस वस्तु का प्रतिफल नहीं चाहा। क्यों? मेरी क्रेडिट है, इसे प्रतिफल तो हम दे ही देंगे। और जब मेरा क्रेडिट ही खत्म हो गया, अब तुम कह रहे पहले पैसे रखो बाद में बात करना, पैसे मेरे पास कल आ जाएंगे, आज नहीं है, क्रेडिट मेरी जीरो है, आज हमें वो चीज नहीं मिली, हम तो खत्म हो गए, कल पैसे आएंगे तो आते रहे, क्या फर्क पड़ा। तो क्रेडिट बचनी जरूरी है, और व्यापारिक जगत में लोग अपनी क्रेडिट बचाने के लिए करोड़ों का भुगतान करते हैं। ठीक है, तो हमारे कई मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आज की डेट पर हम बेईमानी पर उतर आए तो हम कम से कम 10 करोड़ के मालिक हैं, किसी का कोई रुपया ना दे, कोई लिखा पड़ी नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर वही 10 करोड़ मिलेंगे, फिर मेरी क्रेडिट खत्म हो जाएगी, फिर हमसे कोई व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए घर बेच के भी हम वो 10 करोड़ देंगे जिसकी कोई लिखा पड़ी नहीं। ठीक है ना, क्रेडिट बहुत बड़ी चीज है। तो कहता है कि जब भारत की क्रेडिट यानी भारत का प्रत्यय संकट में आ गया है तब इमरजेंसी है, या स्टेट में कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रहा तो इमरजेंसी है। इसी प्रकार की इमरजेंसी को छोड़कर संविधान किसी इमरजेंसी को मान्यता नहीं देता। इमरजेंसी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन में गेहूं बहुत था, फर्टिलाइजर बहुत था, रूस में तेल बहुत था, गैस बहुत थी। अब युद्ध के कारण वे सप्लाईज बाधित हो गई, मानिए हम भी उनसे ही लेते हैं,
और हम उनसे लेते हैं तो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा। अब गैस ही नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं आ रहा, गेहूं नहीं आ रहा, उपलब्ध है गेहूं, ठीक है उपलब्ध है गेहूं, लेकिन चूंकि आ नहीं रहा है तो ये सबको पता है कि शॉर्टेज हो सकती है, होगी अभी नहीं पता। अब अगर हमारे पास 2 महीने का गेहूं है, 2 महीने अगर काम चलता रहे ठीक से तो हो सकता है 2 महीने में या तो वहां समाधान निकल आए या हमारी सरकार कोई अल्टरनेट व्यवस्था कर ले, ये भी हो सकता है। लेकिन 2 महीने तो और है भी हमारे पास 2 महीने का, लेकिन बातें कितनी भी देशभक्ति की जाए, असल में हम नीची हैं। व्यापारियों ने क्या किया, आप व्यापारी खानदान से तो बुरा ना माने, क्योंकि यही वकीलों के साथ भी, यही डॉक्टर्स के साथ भी, सबके साथ आदमी खराब है, आदमियों के वर्ग खराब नहीं है, आदमी खराब है, ठीक है। तो क्या किया आपने, उसे ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। अब जो गेहूं है भी, गैस है भी, 2 महीने काम भी चल सकता है, लेकिन आपने स्टोर कर लिया, बेच ही नहीं रहे आप, और कह रहे मेरा है, हम चाहे बेचें चाहे ना बेचें, और इतने हाई रेट कर दिए कि एक आम आदमी की पहुंच से तो वो बाहर हो गया। और आवश्यक वस्तुओं के रेट इतने नहीं किए जा सकते, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा मन चाहे हम जो कुछ करें, नो, हमारी संपत्ति है, आप आवश्यक वस्तुओं के संबंध में नहीं कहेंगे। आप व्यापार क्यों कर रहे हैं आवश्यक वस्तुओं के संबंध में, मत करिए। और व्यापार आप अकेले की दम पर नहीं करते, ये हम लोग देखेंगे जब हम व्यापार और समागम और वाणिज्य से संबंधित उपबंधों को देखेंगे, उसमें सरकार का रोल होता है। आप कह रहे कि हम तो करेंगे ही नहीं, आप बेच ही नहीं रहे, और सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं, सरकार पास क्यों, सरकार कानून से चलेगी, वो आपकी संपत्ति ले नहीं सकती, उसके लिए कानून चाहिए, और संबंधित स्टेट कुछ करने को तैयार नहीं, ठीक है, संबंधित स्टेट कुछ करने को तैयार नहीं। और मान लीजिए वो इंपोर्टेड गुड्स जो रूस और यूक्रेन से आया, वो इंपोर्टेड गुड्स है, और इंपोर्टेड गुड्स के संबंध में आज तो केंद्र को कानून बनाने का हक है, उस, ठीक है, मानिए नहीं है, और नहीं था, ये हम फैक्चुअल सिचुएशन जो बोल रहे हैं, ये कल्पना से नहीं बोल रहे, तथ्यों पर बोल रहे हैं। 1955 से पूर्व यही स्थिति पैदा हुई थी, और तब इंपोर्टेड गुड्स इसके संबंध में वो संघ सूची का विषय नहीं था, और संवर्ती सूची की जो एंट्री नंबर 33 है उसमें भी वो शामिल नहीं था, ठीक है, कुछ था ही नहीं, यानी केंद्र को कानून बनाने कोई हक ही नहीं था उस संबंध में, ठीक है। और कोरिया में झगड़े के कारण, ठीक है, वस्तुओं की आपूर्ति रुक गई थी और ब्लैक मार्केटिंग शुरू। अब जब ब्लैक मार्केटिंग होगी तो हाहाकार मचेगा, देश के अंदर मारपीट होगी, दंगे होंगे, लूटेंगे लोग, क्योंकि भूखा कैसे रहेगा, कोई लूटेगा ही, ठीक है। अब इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, कानून चाहिए। अब कानून राज्य सूची का, क्योंकि केंद्र को हक ही नहीं है, ठीक है। अगर ऑर्डिनेंस भी जारी करें, ठीक है, तो उन्हीं विषयों पर तो करेंगे जिन विषयों पर हमें विधान की शक्ति है, ठीक है ना, तो केंद्र का कोई ऑर्डिनेंस भी नहीं आ सकता, और संबंधित राज्य की सरकारें कुछ करना ही नहीं, अक्सर नहीं करती, यह समस्या सदैव से है, क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों को चुनाव दिख रहा होता है, व्यापारी उनके वोटर हैं, कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब क्या हो, तो ऐसी दशाओं में जो एडजस्टमेंट होने चाहिए, ठीक है, उनके संबंध में विधायन की शक्तियां केंद्र के पास जानी चाहिए, ठीक है ना। अब इमरजेंसी ये ऐसी है कि हम इमरजेंसी घोषित भी नहीं कर सकते। अगर हम इमरजेंसी घोषित कर पाए 352, 356, 360 में, तब तो कोई बात नहीं, तब तो सेंट्रल को ताकतें पहुंच जाएंगी, फट से कर देंगे। लेकिन इस स्थिति में सेंट्रल के पास ताकत ही नहीं, ठीक है, सेंट्रल के पास कोई ताकत है ही नहीं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल। अब या तो हम अमेंड करें तो अमेंड का प्रोसेस बहुत कठिन, ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आए, ठीक है, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से सारी चीजें आ नहीं सकती, ठीक है। इसलिए संविधान बनाते समय ऐसी स्थितियों को सोचकर
हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन किए हैं जिनके आधार पर अस्थायी रूप से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, या जो राज्य और उनके बीच जो बंटवारा है, इसको स्थगित करते हुए आवश्यकता के मुताबिक राज्य सूची पर भी विधायन की शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो सकती हैं। और वो कैसे प्राप्त होंगी इस विषय पर कल बात करेंगे कि 252 से लेकर वो 249 से लेकर के, और कल ईश्वर चाहेगा तो ये समाप्त होगा, भगवान देखेंगे। ठीक है।